जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, तो आज हम पढ़ने वाले हैं द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। दो वी हैव स्टार्टेड द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट इन द प्रीवियस वीडियो टू। हमने पिछली वीडियोस के अंदर हमने ये चैप्टर को शुरू कर दिया था और हमने कहाँ तक कंप्लीट कर दिया था बेटा? हमने कंप्लीट कर दिया था कि द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। हमने क्या देखा था प्रीवियस वीडियोस के तक? हमने देखा था कि इंडियन नेशनल जो क्या है तुम्हारी वी कैन से हमारी जो आईएनसी है ना, इंडियन नेशनल क्या है हमारी कांग्रेस है। तो कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट 1885 में हो जाता है बाय एओ ह्यूम जो कि एक ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर थे। उन्होंने क्या किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया था, ठीक है ना। इसके साथ साथ उससे आगे हमने क्या देखा था? हमने ये भी देखा था कि बंगाल का आपका पार्टीशन होता है 1905 के अंदर, जिसके रिस्पॉन्सिबल मेनली कौन थे? जो उस टाइम का इंडिया का गवर्नर जनरल था, जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था बेटा? बंगाल का पार्टीशन वो उसके लिए मेनली जिम्मेदार था, ठीक है। और बंगाल के पार्टीशन के वी कैन से अगेंस्ट जो हमारे यहाँ पे मूवमेंट शुरू होता है इंडिया के अंदर, उसका नाम था स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद हमने एक और टॉपिक को देखा था कि मुस्लिम लीग का एस्टेब्लिशमेंट, कि 1966 के अंदर ढाका में मुस्लिम लीग का एस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है, जो कि आपकी आगा खान ने वहां पे किया था। तो ये चीजें हमने सारी की सारी इसके अंदर चेक कर ली थी। नाउ अभी इसके बाद हम देखते हैं बेटा 1906 के बाद आपका आता है 1907। 1907 के अंदर सबसे मेन टॉपिक आपका है सूरत स्प्लिट, ठीक है। एक टॉपिक है बेटा, उसको हम बोलते हैं सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट इज ऑल्सो नोन एज कांग्रेस स्प्लिट। इसको हम बेटा क्या बोलते हैं? कांग्रेस स्प्लिट भी बोलते हैं। और ये कब का है? आपका 1907 का है। अब देखिए सूरत स्प्लिट क्या है या कांग्रेस स्प्लिट क्या है? देखो बेटा, कांग्रेस स्प्लिट या सूरत स्प्लिट का मतलब ये है कि इंडियन नेशनल जो तुम्हारी क्या थी, कांग्रेस जो थी, तो कांग्रेस का आपका हर साल सेशन हुआ करता था। जैसे मैंने आपको बताया कि 1885 के अंदर कांग्रेस का आपका फर्स्ट सेशन कहां पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, जिसके हेड आपके कौन थे? WC बनर्जी थे या व्योमकेश चंद्र ये आपके बनर्जी थे, ठीक है ना। तो वैसे ही चलते चलते आपका 1907 के अंदर सूरत जो कि आपका गुजरात में पड़ता है, तो सूरत में आपका क्या था? कांग्रेस का सेशन हुआ था। अब इस सूरत के अंदर क्या होता है? इस सूरत में आपके जब सेशन होता है तो इस सेशन में आपका जो कांग्रेस है उसमें स्प्लिट पड़ जाते हैं, उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। स्प्लिट पड़ जाती का मतलब यह है कि जो आपकी क्या कांग्रेस है, कांग्रेस आपके दो पार्ट में क्या होती है बेटा? डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट में बढ़ जाती है। एक और आपके होते हैं कौन? एक और आपके होते हैं बेटा मॉडरेट्स, और एक और आपके होते हैं बेटा कौन? एक्सट्रीमिस्ट्स। एक और आपके होते हैं एक्सट्रीमिस्ट्स। तो ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है दो पार्ट में, या इसको हम सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो कांग्रेस का सेशन हो रहा था वो बेटा कहाँ पे हो रहा था? वो आपका सूरत गुजरात में ही हो रहा था। इसी वजह से इसको हम सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये क्यों होता है? अब ये जो दो आपके अलग अलग पार्ट बन जाता है, ये क्यों होता है? देखिए सबसे पहले इनके बीच में अंतर समझते हैं कि मॉडरेट्स कौन थे और एक्सट्रीमिस्ट कौन हुआ करते थे। देखो जो आपके मॉडरेट लीडर्स थे, देखिए कांग्रेस के अंदर ही आपके कुछ लोग थे, उनको हम बोलते थे आपके मॉडरेट्स। कुछ लोग थे जिनको हम बोलते थे आपके एक्सट्रीमिस्ट्स या रेडिकल्स। अब मॉडरेट जो लोग जो थे ये बेटा कैसे थे? ये आपके लिबरल लोग थे, ठीक, उदारवादी का मतलब ये है, या आपका लिबरल का मतलब ये है, इनका काम था बेटा पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर करना, राइट। अगर क्वेश्चन आता है कि इनमें से किसका काम था पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर करना, तो आपका आंसर होगा मॉडरेट्स। देखिए बेटा पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर का मतलब क्या? पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर का मतलब ये है कि मॉडरेट्स लोग, जैसे इसके अंदर तुम्हारे काफी सारे क्या थे लोग थे। जैसे एग्जांपल अगर हम बोले तो आपके बदरुद्दीन वी कैन से तैयब जी हो गए, दादा भाई नौरोजी जी हो गए, व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए, तो ये सारे आपके मॉडरेट्स के अंदर थे। तो ये कुछ ऐसे ये आपके लीडर्स थे जो ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स का रूल एक्सक्यूज मी, कि ब्रिटिशर्स का रूल हमारे ऊपर रहे, है ना। बस ब्रिटिशर्स क्या करते रहे, हमारी जो क्या डिमांड्स है उनको पूरा करते रहे। ये क्या करते थे? ये ब्रिटिशर्स के सामने जाते थे, उनके आगे हाथ जोड़ते थे और अपनी जो भी डिमांड है उनसे मनवाने की कोशिश करते थे। अब बाकी वो ब्रिटिशर्स के ऊपर है कि वो इनकी डिमांड को माने या ना माने। तो ये काम था आपका मॉडरेट्स का।
लेकिन एक्सट्रीमिस्ट कुछ ऐसे आपके लीडर्स थे किसके अंदर, कांग्रेस के अंदर, जिनका मानना यह था कि हमको ब्रिटिशर्स के आगे हाथ जोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमारी है, इंडिया हमारा है और हम इंडिया के लिए क्या कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं ब्रिटिशर्स के आगे। तो हमको ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमको अपने क्या राइट्स को छीनना पड़ेगा फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। हमको ब्रिटिशर्स से अपने राइट को क्या करना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। तो ये काम किसका था, ये कौन मानते थे बेटा, ये एक्सट्रीमिस्ट मानते थे। तो मॉडरेट्स का ये मानना था कि हम ब्रिटिशर्स के आगे जाएंगे, उनसे हमें बिल्कुल रिश्ते खराब नहीं करने हैं, उनके आगे हमें क्या करना है, हाथ जोड़ना है और जो भी डिमांड है उनके सामने हमको रखनी है। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि नहीं, हमको किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, पूरा इंडिया हमारा है और इंडिया की सारी चीजें हमारी है, हमको अपनी चीजों को हमको अपनी चीजों को ब्रिटिशर्स से क्या करना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। तो ये मानना था बेटा किसका, एक्सट्रीमिस्ट का। ठीक है, अब इनके बीच में सूरत में जब आपका 1907 में सूरत स्प्लिट होता है या आपका कांग्रेस स्प्लिट होता है, तो ये स्प्लिट या ये डिवीजन इनके बीच में क्यों होता है, ये क्यों दो अलग अलग पार्ट में आपके बढ़ जाता है? तो इसके अंदर सबसे मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन ये है, जो हमने पिछली वीडियोस के अंदर क्या देखा था, 1905, इससे 2 साल पीछे अगर आप जाते हैं तो आपको 1905 दिखता है। 1905 के अंदर क्या हुआ था, बंगाल पार्टीशन हुआ था, आप सबको पता है। तो जो बंगाल पार्टीशन 1905 के अंदर हुआ था, तो इसमें आपका क्या हुआ था कि हमने इंडियंस ने एक मूवमेंट को शुरू किया था जिसका नाम था स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, जो कि बंगाल पार्टीशन के वीकेंड से अगेंस्ट हमने शुरू किया था। तो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, एक्सट्रीमिस्ट ये चाहते हैं कि हम स्वदेशी एंड बॉयकॉट दोनों को सपोर्ट करें। स्वदेशी का मतलब मैंने आपको समझाया था कि स्वदेशी का मतलब होता है कि अपने इंडिजिनियस चीज़ों को यूज़ करना, अपनी खुद की चीज़ों को क्या करना, यूज़ करना। तो ये चाहते थे कि बिल्कुल हम लोग क्या करें, अपनी खुद की चीज़ों को यूज़ करें। और एक्सट्रीमिस्ट का ये भी मानना था कि हम क्या करें, बॉयकॉट करें। जो भी बाहर से चीज़ें आ रही है, जो भी ब्रिटेन से चीज़ें आ रही है, हम उनका क्या करें, उनका बॉयकॉट करें। तो ये इनका मानना था, क्योंकि इनका मानना क्या था कि हमें हर चीज़ को छीनना है, ठीक है ना, हमें अपनी चीज़ों को ब्रिटिशर्स से छीनना है, उनका के हाथ नहीं जोड़ना है। लेकिन मॉडरेट्स ये मानते थे कि हमको ब्रिटिशर्स से अपने संबंध, अपने जो क्या रिलेशन है वो बिल्कुल खराब नहीं करना चाहिए, बल्कि जो मैंने आपको बताया था कि जो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट था, ठीक है, स्वदेशी एंड जो आपका क्या था बेटा, है आपका बॉयकॉट मूवमेंट था। तो मॉडरेट्स का मानना था कि हम क्या है, स्वदेशी को तो बिल्कुल ठीक है, जहां तक आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं, अपने खुद की चीज़ों को यूज़ करने की हम लोग बात कर रहे हैं, वहां तक तो बिल्कुल ओके है। बट अगर बॉयकॉट की बात करते हैं तो मॉडरेट्स का मानना था कि हम बॉयकॉट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर हम, इनका मानना था कि अगर हम ब्रिटिश चीज़ों को यहाँ पे क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, उसका बहिष्कार यहाँ पे करेंगे, तो इससे हमारे क्या है, रिलेशन ब्रिटिशर्स के साथ क्या हो सकता है, खराब हो सकते हैं। इसी वजह से ये केवल स्वदेशी को सपोर्ट करते थे और जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये दोनों को सपोर्ट करते थे, स्वदेशी को भी और बॉयकॉट को भी। तो इसी वजह से आपका क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग आपकी होती है, सेशन आपका होता है 1907 में सूरत में जो होता है, यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस कितने पार्ट में डिवाइड हो जाती है, यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक और आपके हो जाते हैं कौन, मॉडरेट्स हो जाते हैं, और एक और आपके कौन हो जाते हैं बेटा, एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। तो आई होप बेटा ये पोर्शन सबको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे आपका सूरत स्प्लिट हुआ। ठीक है, अभी इसके आगे देखते हैं। अब देखिए 1907 में आपका सूरत स्प्लिट हो जाता है। सूरत स्प्लिट के बाद अभी हम पढ़ेंगे 1909। अब 1900 जो आपका 9 है, 1909 में एक एक्ट आपका होता है, एक एक्ट आपका आता है जिसका नाम है इंडिया काउंसिल एक्ट। ठीक है, जिसका नाम है इंडिया काउंसिल एक्ट। तो इस एक्ट की बात कर लेते हैं, इंडिया काउंसिल एक्ट, या इस एक्ट को और क्या बोलते हैं, जो 1909 का जो एक्ट है उसकी बात कर रहा हूं। तो 1909 में एक एक्ट आता है जिसका नाम है इंडिया काउंसिल एक्ट, या इस एक्ट को और बोला जाता है बेटा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसको बोला जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोला जाता है। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो ये कब आया था इंडिया में बेटा, ये 1909 के ही अंदर आया था। अभी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्या है, या इंडिया काउंसिल एक्ट आपका क्या है। देखो बेटा इंडिया, अच्छा इसमें सबसे हम बात कर लेते हैं कि मिंटो कौन था।
1909 के अंदर मिंटो जो था बेटा, ही वॉज लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ये इंडिया का वाइसरॉय था। अगर हम मौर्य की बात करें तो बेटा मौर्य यहां पे क्या था, इंडियन सेक्रेटरी था, ठीक है, इंडियन सेक्रेटरी। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस के अंदर, जब हम 1857 के रिवोल्ट को पढ़ रहे थे, उसके आउटकम में मैंने आपको ये बताया था कि इंडिया में एक और पोस्ट को यहाँ पे बनाया गया था जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो ये वही आपका सेक्रेटरी था जो कि इंडिया के पूरे गवर्नेंस को देखा करता था। तो एक तो आपका हो गया वाइसरॉय, कौन था, लॉर्ड मिंटो, और इस टाइम पे आपका मौर्य जो था ये कौन था, इंडिया में सेक्रेटरी था जो कि इंडिया के पूरे गवर्नेंस को चेक किया करता था। तो इसको इंडिया काउंसिल एक्ट भी बोलते हैं या इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। तो इसके अंदर सबसे मेन पॉइंट क्या था बेटा, इसके अंदर सबसे मेन बात क्या हुई थी, देखिए मेनली हुआ क्या था कि इस एक्ट के अंदर इंडिया के लिए कुछ रिफॉर्म्स दिए गए, कुछ यहाँ पे क्या लाए गए बेटा, यहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स लाए गए थे, ठीक है। अब एक चीज थी यहाँ पे मतलब जिसने हिंदूज और मुस्लिम्स को पूरी तरीके से क्या कर दिया था, अलग अलग कर दिया था, तो वो है बेटा सेपरेट इलेक्टोरेट। यहां पे जो आपके मुस्लिम्स थे, तो मुस्लिम्स को क्या मिल गया था बेटा, यहां पे मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था। नाउ व्हाट डज सेपरेट इलेक्टोरेट मींस, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है, देखो बेटा सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यह है कि एक ऐसा एरिया या एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से केवल जो आपके मुस्लिम कैंडिडेट है केवल वही इलेक्शन फाइट करने के लिए उठेंगे, केवल वही इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए उठेंगे और केवल मुस्लिम लोग ही वोट देंगे। एक ऐसा एरिया, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से इलेक्शन फाइट करने के लिए केवल एक आपका मुस्लिम बंदा है, केवल वही उठेगा, वही इलेक्शन को क्या कर सकता है कॉन्टेस्ट कर सकता है, और उसको वोट देने वाले भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर केवल और केवल कौन होंगे बेटा, वहां पे केवल मुस्लिम्स होंगे। तो इसका मतलब यह है वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पे सारे के सारे आपके मुस्लिम ही वोट देंगे और केवल मुस्लिम ही इलेक्शन फाइट करेंगे, तो बाकी लोगों का क्या, बाकी लोग भी तो वहां पे रह रहे हैं। तो ये तो साफ साफ क्या शो करता है, ये साफ साफ शो करता है बेटा आपका डिवीजन को, ये साफ साफ आपका शो करता है कि इंडिया का क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, हिंदू मुस्लिम्स आपके डिवाइड हो रहा है। तो ये आपका, इसको आपको याद रखना है कि जो मुस्लिम लीग या जो आपके मुस्लिम्स थे उनको कब सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था 1909 के अंदर। और किस एक्ट के तहत मिला था, इंडिया काउंसिल एक्ट के तहत मिला था या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के तहत इनको ये मिला था। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इससे आगे देखते हैं। तो ये तो अभी तक हमने देखा बेटा 1907 तक हमने देखा कि 1909 तक देखा कि 1909 तक आपका क्या क्या हो रहा है। अभी हम इसके आगे देखते हैं, सीधे हम आते हैं बेटा 1913 में आता है। अब 1913 में हम देखेंगे कि जो आपकी एक क्या पार्टी बनती है जिसका नाम है बेटा गदर पार्टी, ठीक, गदर पार्टी बनेगी। उससे पहले एक नोट हम लिख लेते हैं, एक नोट करके लिखेंगे। देखिए इंडिया जो है, इंडिया की जो पहले कैपिटल थी, अभी तो न्यू दिल्ली है, दिल्ली है, तो दिल्ली से पहले, न्यू दिल्ली से पहले जो हमारी कैपिटल थी वो थी बता कैलकाटा, वो थी बता कोलकाता, ठीक है। पहले उसको कैलकाटा बोलते थे, अब उससे कोलकाता बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अभी हमारी क्या दिल्ली है, पहले क्या थी बेटा, ये हमारी कैलकाटा थी। तो कब क्वेश्चन आ सकता है, किस ईयर में ये, इन विच ईयर द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू न्यू दिल्ली या दिल्ली, तो दिल्ली कब शिफ्ट हुई, ये आपको याद रखना है। तो बेटा हम यहां पे एक नोट करके लिख लेंगे दैट द कैपिटल ऑफ इंडिया shifted from Calcutta to Delhi in 1911। ये आपको याद रखता है कि 1911 में 1911 में इंडिया की जो कैपिटल थी वो कैलकाटा से शिफ्ट होकर के कहां पर आ जाती है, दिल्ली में आ जाती है। तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अभी हम इससे आगे देखते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा 1900 जो है आपका 9 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स देखे या इंडिया काउंसिल हमने एक्ट देखा। अब इंडिया काउंसिल एक्ट या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के बाद अभी हम देखते हैं बेटा गदर पार्टी। तो इसको आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा, इसे मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं बेटा गदर पार्टी। अब देखिए क्या है गदर पार्टी के अंदर,
ठीक है। इसके अंदर अभी हम देखते हैं बेटा गदर पार्टी, ठीक है, क्या गदर पार्टी। आप देखिए बेटा गदर पार्टी आपका कब का है, 1913 का है। देखिए कि गदर पार्टी मेनली ये किसने एस्टेब्लिश किया था और कहां पर एस्टेब्लिश किया था। बेटा गदर पार्टी आपकी एस्टेब्लिश हुई थी सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर, ठीक है। कुछ इंडियंस थे आपके, ठीक है, कुछ इंडियंस थे आपके यूएसए के अंदर, सैन फ्रांसिस्को के अंदर। तो वहां पे इस पार्टी को स्टार्ट किया गया था, वहां पे इस पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो इस पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट बेटा किसने किया था, तो आपको लिखना है कब किया था, 1913 में किया गया था। सो आप लिख सकते हैं कि इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय लाला हरदयाल, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ठीक है, लाला हरदयाल। इसमें सबसे पहला नाम बेटा किसका था, लाला हरदयाल का नाम सबसे इंपॉर्टेंट नाम ये है। फिर आपका आएगा बेटा है तारकनाथ दास, और लास्ट नेम इस पे आता है बेटा सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना। तो इन तीनों ने मिलकर के, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट नाम क्या बेटा, लाला हरदयाल। एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है या जो ऑप्शंस देखने को मिल सकता है उसमें आपका नाम यहाँ पे लाला हरदयाल का नाम आता है। तो आपको याद रखना है कि जो क्या गदर पार्टी है उसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1913 में उसको इस्टेब्लिश यहाँ पे किया गया था। और किसने इस्टेब्लिश किया था, तो लाला हरदयाल, तारकनाथ दास और सोहन सिंह भाकना ने इसको इस्टेब्लिश किया था। और बेटा आपको याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे था, तो इस पार्टी का जो आपका हेडक्वार्टर्स था, इस पार्टी का जो क्या था हेडक्वार्टर्स था, वो बेटा आपका सैन फ्रांसिस्को के अंदर था, सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर था। और या तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो आपकी क्या गदर पार्टी है, तो गदर पार्टी को किसने एस्टेब्लिश किया था, तो आपको पता है लाला हरदयाल, जो सबसे इंपॉर्टेंट नेम है लाला हरदयाल, एंड तारकनाथ दास एंड सोहन सिंह भाकना का इस पे आएगा नाम आएगा। इसकी हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर्स इसका सैन फ्रांसिस्को यूएसए आता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो गदर पार्टी है उसका एस्टेब्लिशमेंट जो कहाँ पर हुआ था, तो आपको पता है सैन फ्रांसिस्को के अंदर हुआ था। देखिए ये पार्टी का भी आपका सेम एम था कि जो इंडिया को मिडली क्या मतलब करवाना था, कि मतलब यूएसए के अंदर क्या करवाना था कि इंडिया के लोगों की जो मतलब माइजरी है, जो इंडिया के लोग मतलब सफ़र कर रहे हैं, तो उसको फैलाना था यूएसए के अंदर भी, है ना। सारी दुनिया को मतलब ये बताना था कि इंडिया के लोग जो सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, बाय द ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश रूल इंडिया में हो रहा है उससे इंडियंस बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो इसका काम भी ये था। और ये पार्टी आई होप आप सबको समझ में आया होगा। लाला हरदयाल, तारकनाथ दास और सोहन सिंह भाकना ने इसको एस्टेब्लिश किया था। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे बेटा, इसका हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ पे था, सैन फ्रांसिस्को के अंदर था यूएसए में। तो आई होप ये भी आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ये आपका 1913 तक हमने देखा कौन सी पार्टी, गदर पार्टी के बारे में। अब 1913 के बाद बेटा वैसे आपका 1915 आता है। और चलिए हम पहले 1915 में ही एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए हमने इससे पहले एक चीज़ पढ़ी थी कि सूरत स्प्लिट हुआ था। सूरत स्प्लिट आपका हुआ था 1907 के अंदर। हमने क्या पढ़ा था कि सूरत स्प्लिट आपका हुआ था 1907 के अंदर। सूरत स्प्लिट के अंदर हमने क्या देखा था कि जो कांग्रेस थी, तो कांग्रेस के कितने पार्ट हो जाते हैं, कांग्रेस कितने पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो कांग्रेस बेटा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक और आपके मॉडरेट्स हो जाते हैं और एक और आपके एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। अब अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कि कांग्रेस के दोनों ग्रुप्स, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, दोनों आपस में कब एक साथ रीयूनाइट हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है, तो आपका 1915 में, 1915 के अंदर क्या होता है बेटा, 1915 में जो आपके कांग्रेस के दोनों पार्ट्स हैं, आपके क्या मॉडरेट्स एंड आपके एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, आपके कौन मॉडरेट्स हो गए और आपके एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये आपके बेटा क्या हो जाते हैं, रीयूनाइट हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है। तो अगर क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि जो कांग्रेस के दोनों पार्ट थे कब आपके रीयूनाइट हो जाते हैं, तो आपका दिसंबर 1915 के अंदर ये आपका होता है। तो आपको ये याद रखना है।
ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि सूरत स्प्लिट कब हुआ था, कि जिसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दो अलग अलग हो गए थे, पार्ट दोनों के अलग अलग हो गए थे। और आपको ये भी याद रखना है कि ये दोनों आपके रीयूनाइट कब हो गए थे, तो ये दोनों आपकी रीयूनाइट दिसंबर 1915 में आपकी रीयूनाइट हो गए थे। ठीक है, तो आपको इस चीज को याद रखना है। इसके बाद हम बेटे इसके बाद हम टॉपिक की बात करते हैं जो है आपका लखनऊ पैक्ट। अब लखनऊ पैक्ट आपका जो है बेटा 1916 का है। अब देखो लखनऊ पैक्ट के अंदर मेनली क्या होता है, हमने क्या देखा था कि इंडियन नेशनल जो क्या है कांग्रेस था उसका एस्टेब्लिशमेंट कब होता है, उसका एस्टेब्लिशमेंट बेटा 1885 में हो जाता है। इसके साथ साथ हमने देखा था कि जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग का एस्टेब्लिशमेंट कब हो जाता है, हमने देखा था कि 1906 में मुस्लिम लीग का एस्टेब्लिशमेंट एक वहाँ पे हो जाता है। तो मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस थी आपकी बेटा, वो दोनों पार्टीज क्या थी, आपके राइवल पार्टीज थी। ठीक है, मुस्लिम लीग हमेशा से ही जो है वहाँ पे कांग्रेस को क्या करते थे बेटा, अपोज करते थे, मेनली अपोज करते थे। लेकिन 1916 में मुस्लिम लीग, तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो आपका 1916 में एक पैक्ट होता है, जिस पैक्ट को हम बोलते हैं बेटा लखनऊ पैक्ट। और ये पैक्ट मतलब एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट जो है किस किस के बीच में होता है बेटा, ये एग्रीमेंट आपका दो पार्टीज के बीच में होता है। एक आपका आईएनसी मतलब कांग्रेस पार्टी, और एक आपका मुस्लिम लीग जो पार्टी है उसके बीच में होता है। मतलब ये दोनों पार्टी 1916 में जो आपका लखनऊ में मींस पैक्ट, इसको हम बोलते हैं बेटा लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था उस टाइम पे कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था, तो इसलिए उसको बोलते हैं हम लखनऊ पैक्ट। तो यहाँ पे लखनऊ पैक्ट में जो कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग थी, इनके बीच में एग्रीमेंट होता है। और उस एग्रीमेंट में ये बोला जाता है कि आज से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और जो आपकी मुस्लिम लीग है वो दोनों एक साथ काम करेंगे, सेम ऑब्जेक्टिव में काम करेंगे। इन दोनों का एम जो होगा वो सेम होगा। तो इसके अंदर हम क्या लिख लेंगे, तो इसके अंदर हम ये लिख लेंगे कि ये जो एग्रीमेंट था या ये जो आपका एक क्या था, पैक्ट था, तो हम लिख सकते हैं बेटा ये वी कैन दिस पैक्ट, ठीक है, दिस पैक्ट वाज साइंड बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस, बेटा मैं इसको आईएनसी लिख रहा हूं, आईएनसी मींस इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ये आपका लखनऊ पैक्ट क्या हो जाता है, साइन हो जाता है। और जिसमें आपको पता है मैंने क्या बताया कि इस पैक्ट के अंदर क्या बोला गया था कि आज से मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक साथ मिलकर के क्या करेगी, काम करेगी। और इन दोनों का जो ऑब्जेक्टिव होगा, इन दोनों का जो क्या होगा बेटा, आपका ऑब्जेक्टिव होगा, एम होगा, मोटो होगा, वो एक ही होगा। ठीक है, तो आई होप ये लखनऊ पैक्ट भी आपके समझ में आया होगा। आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब लखनऊ पैक्ट के बाद फिर से हम एक और यहां पे सेम ईयर 1916 की ही यहां पे करते हैं या बात करते हैं। तो 1916 में बेटा आपका एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं होम रूल लीग, जिसको हम बोलते हैं होम रूल लीग। तो देखिए बेटा होम रूल लीग की बात करते हैं। ठीक है, होम रूल लीग की बात करते हैं, होम रूल लीग की बात करते हैं जो कि आपका 1916 में हुआ था। ये भी होम रूल लीग, होम रूल मतलब अपने खुद का रूल, सेल्फ रूल जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, सेल्फ रूल, होम रूल अपने खुद का रूल। ठीक है, तो होम रूल लीग मेनली आपका इंडिया में 1960 में दो लोगों ने शुरू किया था। एक और शुरू किया था आपका बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक जिनको लोकमान्य जो या तिलक भी बोला जाता है, और एक और आपका है बेटा एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट ने भी इसको होम रूल लीग को स्टार्ट किया था। तो बीजे तिलक की बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक जो है इन्होंने इसको सितंबर 1916 में स्टार्ट किया था। और अगर हम एनी बेसेंट की यहाँ पे बेटा बात करते हैं तो सॉरी ये आपका अप्रैल होगा। ठीक है, बाल गंगाधर जो आपके क्या है यहाँ पे तिलक है, इन्होंने अप्रैल 1916 में शुरू किया था, और एनी बेसेंट ने यहाँ पे बेटा सितंबर 1916 में स्टार्ट किया था। तो आई होप यहाँ ये आपका सबको समझ में आएगा। इसका मेन एम क्या था,
होम रूल लीग जो है बेटा, होम रूल लीग का मेन एम क्या था? सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बाल गंगाधर जो आपका तिलक का जो होम रूल लीग था, इन्होंने कहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया था? तो इन्होंने बेटा कहाँ पे किया था? ये इसको पूना में इस्टेब्लिश किया था। इसको आपको याद रखना है। बाल गंगाधर जो आपके तिलक हैं, इन्होंने पूना में इसको इस्टेब्लिश किया था। अगर हम यहाँ पे एनी बेसेंट की बात करते हैं तो एनी बेसेंट ने इसको बेटा कहाँ पे किया था? अडियार। अडियार कहाँ पड़ता है आपको पता है? मद्रास, ठीक है, मद्रास मतलब चेन्नई। तो इन्होंने इसको चेन्नई के अडियार में किया था, मद्रास के अडियार में स्टार्ट किया था। इनका मेन एम क्या था बेटा? इनका मेन एम ये था कि सेल्फ गवर्नमेंट फॉर द इंडियंस, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडियंस इन द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर के अंदर मतलब ब्रिटिश रूल हमारे ऊपर रहे, ब्रिटिश रूल हमारे ऊपर रहे, लेकिन ओवरऑल कंट्रोल तो किसका हो बेटा? ब्रिटिशर्स का ओवरऑल कंट्रोल हो, लेकिन उसके अंदर यहाँ पे कौन यहाँ पे मेनली क्या रूल करे? इंडियंस रूल करे। मतलब इंडिया में कौन रूल कर रहे हैं? इंडियंस रूल करे, लेकिन ओवरऑल जो वहाँ पे कंट्रोल हो वो किसका कंट्रोल हो? वो आपके ब्रिटिशर्स का ही कंट्रोल हो। ये इनका मानना था, इसलिए इसका नाम था होम रूल लीग। होम रूल लीग की मतलब क्या है इसका? कि सेल्फ रूल होना चाहिए, सेल्फ रूल होना चाहिए। लेकिन आपको याद रखना है सेल्फ रूल किसके अंडर? रूल तो इंडिया में हमारा रूल है, इंडियंस का रूल हो, लेकिन किसके अंडर हो? ओवरऑल किसके अंडर हो? ब्रिटिशर्स के अंडर यहाँ पे ओवरऑल हो। तो आई होप बेटा ये सबको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे आपका होम रूल यहाँ पे हुआ था। तो होम रूल के बारे में फिर हम एक बार समझेंगे। होम रूल लीग 1916 में स्टार्ट किया था, 2 लोगों ने स्टार्ट किया था। ये दोनों आपके अलग अलग टाइम पे शुरू हुआ था। एक आपके बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने इसको अप्रैल 1916 में स्टार्ट किया था। कहाँ पे किया था बेटा? यहाँ पे आप पूना में किया था, जो कि आपका बॉम्बे में पड़ता है। मतलब बॉम्बे मतलब उस टाइम पे आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, ठीक है। आज का जो हमारा क्या महाराष्ट्र में। और एक तरफ आपका एनी बेसेंट ने जिन्होंने सितंबर 1916 में शुरू किया था, जो कि अडियार मद्रास में पड़ता है, ठीक है। तो इन्होंने वहाँ पे इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। और इनका मेन एम क्या था बेटा? इनका मेन एम था सेल्फ रूल इन द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही हमें क्या चाहिए? सेल्फ रूल चाहिए। तो ये आपका होम रूल लीग आपने पढ़ा 1916 तक। कल हम देखेंगे बेटा कि महात्मा गांधी का एडवेंट होता है। अब महात्मा गांधी आपका इंडिया वापस आते हैं 1915 में। अब 1915 के में इंडिया आने के बाद 1970 से महात्मा गांधी यहाँ पे क्या शुरू कर देते हैं? मूवमेंट को शुरू कर देते हैं, अपने सत्याग्रह मूवमेंट को यहाँ पे लॉन्च करना शुरू कर देते हैं। तो अगली वीडियो के अंदर अब हम महात्मा गांधी और उनके मूवमेंट की यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? बात करेंगे। आज हम इतना करते हैं, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।